पापा, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं राजा बेटा बन जाऊंगा। 5 वर्षीय मोहित आज काफी देर से सोकर उठा था। किसी ने उसे जगाया ही नहीं था। घर का माहौल भी आज कुछ बदला बदला हुआ नजर आ रहा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी भरी चहल पहल छाई हुई थी। चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फुफ्फा और जाने कितने रिश्तेदार घर में मौजूद थे। सबको देखकर मोहित का चेहरा खिल उठा, किंतु आज किसी ने भी उसे गोद में उठाकर प्यार नहीं किया। वह हेमंत चाचा, विकास मामा या रीता मौसी के जिसके पास भी गया, उसने सिर्फ उसके बालों को सहला दिया और आगे बढ़ गए। किसी ने उससे बात तक नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे सभी बहुत व्यस्त हैं। सभी का बदला व्यवहार और चेहरे पर छाई खामोशी मोहित को अजीब सी लग रही थी। वह टहलता हुआ बाहर आया। वहाँ का भी माहौल बदला हुआ था। घर के बाहर सड़क पर जहाँ तक दृष्टि जाती थी, ऊंचे ऊंचे तोरण द्वार बने हुए थे। आसपास के मकानों को भी झंडियों से सजा दिया गया था। मोहित को याद आया कि इससे मिलती जुलती सजावट पिछले वर्ष हेमंत चाचा की शादी में हुई थी, किंतु आज तो किसी की शादी नहीं। फिर इतनी सजावट क्यों? वो चाहकर भी अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं खोज पाया। तभी उसे अपना 10 वर्षीय बड़ा भाई रोहित दिखाई पड़ा। भैया को जरूर सब मालूम होगा, मोहित ने सोचा और उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, भैया भैया, ये सब सजावट किस लिए की गई है? 8 बजे की फ्लाइट से हमारे पापा आ रहे हैं, रोहित ने गंभीर स्वर में बताया। कारगिल से मोहित की आंखें खुशी से चमक उठी। पापा के आने की खबर थी ही इतनी बड़ी। कारगिल से नहीं, कारगिल से, रोहित ने संशोधन किया। भैया, आज किसी की शादी है क्या? मोहित ने रोहित के संशोधन पर ध्यान दिए बिना दूसरा प्रश्न किया। नहीं तो फिर इतनी सजावट क्यों की गई है? मोहित की जिज्ञासा उसकी खुशी के ऊपर हावी होने लगी थी। यह सुनकर रोहित के चेहरे पर विचलित होने के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसने आंख बंद करके कुछ सोचा, फिर बोला, किसी बड़े आदमी के आने पर भी ऐसी सजावट की जाती है, तो क्या हमारे पापा बड़े आदमी हो गए हैं? मोहित ने तत्काल प्रश्न किया। हाँ सच, मोहित का चेहरा खुशी और गर्व से चमक उठा। हाँ भाई, हमारे पापा बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। इतने बड़े कि कोई छू नहीं सकता। ना चाहते हुए भी रोहित की आवाज भर्रा गई। लेकिन मैं तो उन्हें छूऊंगा भी और उनकी गोद में बैठकर खेलूंगा भी। मोहित मचल उठा, फिर रोहित का हाथ पकड़ मासूमियत से पलकें झपकाते हुए बोला, भैया, पापा को घोड़ा बनाकर उन पर सवारी करेंगे, बहुत मजा आएगा। मम्मी डांटेंगी फिर भी नहीं उतरेंगे। रोहित ने ना कोई उत्तर दिया तो मोहित ने उसका हाथ झिगड़ते हुए पूछा, भैया बताओ ना, पापा के साथ खेलेंगे या नहीं? मोहित, अब हम पापा के साथ कभी नहीं खेल पाएंगे, रोहित ने अपने स्वर को भरसक नियंत्रित करते हुए कहा। क्या तुम उनसे नाराज हो? मोहित ने एक बार फिर से मासूमियत से पलकें झपकाई। यह सुन रोहित अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका। उसका धैर्य समाप्त हो गया और वो मोहित को लिपटकर फपक पड़ा। मेरे भाई, हमारे पापा से तो कोई नाराज हो ही नहीं सकता, उनसे तो पूरा देश प्यार करता है। मोहित की समझ में नहीं आया कि भैया रो क्यों रहे हैं। वो कुछ कहने जा रहा था कि तभी दादाजी उधर से निकले। रोहित को रोता देख वो ठिठक कर रुक गए। अपनी कांपती आवाज को भरसक कड़ाकर उन्होंने रोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम तो समझदार हो बेटा, ऐसे मौके पर रोया नहीं जाता है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है, तुम्हें भी अपने पापा पर गर्व होना चाहिए। दादाजी, मैं रो नहीं रहा हूँ, बल्कि मोहित को समझा रहा था। रोहित ने कमीज की आस्तीन से अपनी आंखें पोंछी, फिर बोला, मुझे भी अपने पापा पर गर्व है। देखिएगा, उनका स्वागत सबसे पहले मैं ही करूँगा। शाबाश बेटा, दादाजी ने रोहित की पीठ थपथपाई, फिर चश्मा उतारकर अपनी आंखें पोंछने लगे। वो ऐसा प्रदर्शित
कर रहे थे जैसे उनकी आंखों में कुछ पड़ गया है। लेकिन रोहित जानता था कि उसको समझाने वाले दादाजी खुद अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। रोहित और दादाजी का वार्तालाप मोहित की समझ से परे था। चलो मम्मी से पूछा जाए, वो जरूर सब समझा देंगी, मोहित ने सोचा और फिर चुपचाप वहाँ से हट गया। मम्मी को ढूंढता ढूंढता वो बैठक कक्ष में पहुंचा। वहाँ का माहौल भी बदला हुआ था। सारा फर्नीचर हटकर जमीन पर सफेद चादर बिछा दी गई थी। मम्मी अनेक औरतों से घिरी गुमसुम सी बैठी थी, उनकी आंखें शून्य में निहार रही थी। मम्मी इस तरह जमीन पर बैठा देख मोहित को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, मम्मी आप यहाँ बैठी हैं, पापा आने वाले हैं, चलिए उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाइए वरना वो नाराज हो जाएंगे। यह सुन मम्मी का चेहरा कांप उठा, उनके ओठ थरथरा कर रह गए। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रही है किंतु भावनाओं को सुर दे पाने में असमर्थ थी। मोहित चलो तुम्हें दूध पिला दे। तभी रीता मौसी ने स्थिति संभालने की कोशिश की। मैं तो अब पापा के हाथ से ही दूध पीऊंगा, मोहित ने अपना फैसला सुना दिया। बेटा, मम्मी का स्वर कांप उठा। उन्होंने मोहित को खींचकर अपने सीने से लिपटा लिया। मोहित को बड़ा अजीब सा लगा। पहले भैया ने उसे अपने गले से लिपटा लिया था और अब मम्मी ऐसा कर रही थी। पता नहीं क्या बात है। वह कुछ कहने जा रहा था कि तभी बाहर नारे सुनाई पड़ने लगे। मेजर भवानी सिंह अमर रहे, देश का बेटा कैसा हो, मेजर भवानी सिंह जैसा हो, शेरे हिंद भवानी सिंह की जय। शोर सुन मोहित मम्मी की गोद से निकलकर बाहर की ओर दौड़ा। भैया के स्कूल के बच्चे जुलूस की शक्ल में नारे लगाते हुए उसके घर की ओर ही आ रहे थे। सभी ने अपने हाथों में तिरंगी झंडियां थाम रखी थी। मोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि सभी लोग उसके घर की तरफ क्यों आ रहे हैं और वो उसके पापा के जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं। इससे पहले उसने सिर्फ नेताओं के जिंदाबाद के नारे सुने थे। आज मोहित के आश्चर्य का अंत न था। स्कूली बच्चों के जुलूस के पीछे शहर के लोगों की भीड़ उमड़ी चली आ रही थी। देखते ही देखते मेजर भवानी सिंह जिंदाबाद के नारों से आसमान गूंजने लगा। पूरी सड़क खचाखच भर गई, कहीं तिल रखने की जगह नहीं बची थी। मोहित आश्चर्यचकित सा सब देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद मिलिट्री बैंड की धुन सुनाई पड़ने लगी। उपस्थित जन समुदाय का उत्साह चरमो उत्कर्ष पर पहुंचने लगा था। अमर सेनानी का स्वागत करने के लिए लोग बावले हुए जा रहे थे। मोहित, तुम्हारे पापा आ रहे हैं, चलो मैं तुम्हें छत से सब दिखाता हूँ। तभी रतन मौसा ने करीब मोहित को गोद में उठा लिया। नहीं, मैं यही रहूंगा, पापा मुझे देखते ही गोद में उठा लेंगे। मोहित उनकी गोद में मचल उठा। तुम यहाँ भीड़ में दब जाओगे, मेरे साथ छत पर चलो, रतन मौसा ने शांत स्वर में समझाया और उसे लेकर छत की ओर चल पड़े। मौसा जी, पापा दिखलाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? उसने छत पर पहुंचकर दूर दूर तक दिख रहे विशाल जन समुदाय पर दृष्टि दौड़ाते हुए पूछा। वो देखो, उस ट्रक में तुम्हारे पापा आ रहे हैं। मौसा ने उंगली उठाते हुए इशारा किया। फूलों से लदे ट्रक में पापा को खोज पाने में मोहित की आंखें असमर्थ थी। ट्रक के आगे सेना की सशस्त्र टुकड़ी और मिलिट्री का बैंड चल रहा था। सड़क के किनारे बने घरों से लोग ट्रक पर फूलों की बरसात कर रहे थे, किंतु उस भीड़ में उसके पापा कहाँ थे? रतन मौसा के बार बार के आश्वासन के बाद भी उसे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? लाख कोशिश करने पर भी मोहित समझ ना पाया। शायद ट्रक करीब आने पर वो पापा को देख सके। मोहित ने स्वयं को सत्वाना दी, किंतु यह ट्रक भी तो आज चींटी की चाल चल रहा था। वह झल्ला कर रह गया। प्रतीक्षा की घड़ी
कितनी ही लंबी क्यों ना हो, कभी ना कभी खत्म अवश्य होती है। गगनभेदी नारों और फूलों की बरसात के बीच धीरे धीरे चलता हुआ ट्रक आखिर मोहित के बंगले के सामने आकर रुक गया, किंतु मोहित को पापा अभी भी दिखलाई नहीं पड़ रहे थे। तभी औरतों की भीड़ में घिरी मम्मी और दादी दिखलाई पड़ी। रोहित भैया भी वहीं खड़े थे। मम्मी अपने हाथों में पूजा की थाली लिए हुए थी। दादी ने अपने कांपते हाथों से माचिस की तीली जलाकर थाली में रखे दीपक को जला दिया। मम्मी ने अपनी हथेली की ओर देखकर दीपक की कांपती लौ को अच्छी तरह प्रज्वलित हो जाने दिया। फिर थाली रोहित भैया को पकड़ा दी। रोहित भैया का हाथ कांप उठा। वो थाली को ठीक से संभाल नहीं पा रहे थे। इससे पहले कि थाली उनके हाथों से छूट जाती, दादी ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। मम्मी ने रोहित भैया की पीठ थपथपाई तो उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर मम्मी की तरफ देखा। उनके ओठ थरथरा रहे थे, शायद कुछ कहना चाह रहे थे परंतु कह नहीं पा रहे थे, किंतु उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। मम्मी ने स्नेह से उनके सर पर हाथ फेरा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर तेजी से पलटकर ट्रक के पीछे पहुंच गए। सेना के अधिकारियों ने उन्हें ट्रक पर चढ़ा दिया। ट्रक के भीतर रोहित भैया किसी की आरती उतारने लगे, किंतु वो किसकी आरती उतार रहे हैं मोहित को ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। सिर्फ तिरंगे झंडे की एक झलक सी उसे दिखलाई पड़ रही थी। जरूर तिरंगे के भीतर भगवान ही होंगे, क्योंकि आरती तो भगवान की जाती है। मौसा जी, क्या ट्रक के भीतर भगवान है? उसने पूछा। हाँ बेटा, ट्रक के भीतर भगवान ही है, रतन, मौसा ने शांत स्वर में बताया। आप जानते हैं भगवान कौन होते हैं? मोहित ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए दूसरा प्रश्न पूछा। हाँ बेटा, भगवान वो होता है जो हमारी रक्षा करता है। इस ट्रक के भीतर जो है उसने हमारी और हमारे देश की रक्षा की है, इसीलिए वो भगवान ही हुआ। बताते बताते रतन मौसा फफक पड़े। उनका धैर्य समाप्त हो गया था और वो अपने को संभाल नहीं पाए। मौसा जी, क्या आप हमसे गुस्सा हो? नहीं तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? मोहित सहम उठा। नहीं बेटा, गलत तुम नहीं, बल्कि ये बेदर्द आंसू है जो खुशी हो या गम हर जगह बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आते हैं। रतन मौसा ने अपनी आंखें पोंछते हुए बताया। इस बीच रोहित भैया ट्रक से नीचे उतर आए थे और सेना के अधिकारी ऊपर चढ़ गए थे। 4 अधिकारियों ने अपने कंधों पर चारपाई जैसी कोई चीज उठा ली थी। उस पर तिरंगे झंडे से लिपटा हुआ कोई लीडा था। शायद भगवान की मूर्ति होगी, मोहित ने सोचा, क्योंकि रोहित भैया उन्हीं की तो आरती उतार रहे थे। सेना के अधिकारियों के ट्रक से नीचे उतरते ही जय घोष काफी तेज हो गया था। तिरंगे झंडे से लिपटे भगवान के दर्शन करने के लिए लोग बावले हुए जा रहे थे, किंतु सेना की शासक टुकड़ी ने उनके चारों ओर घेरा डाल दिया था। सधे कदमों से सेना के अधिकारी बंगले के भीतर आए। विशाल लॉन में सफेद चादर से ढके छोटे से मंच पर उन्होंने तिरंगे झंडे से लिपटे भगवान को सावधानी से लेटा दिया। अरे, ये तो मेरे पापा हैं। मोहित आश्चर्य से चौंक पड़ा। तिरंगे झंडे से पापा का गौरवमयी चेहरा बाहर झांक रहा था। लेकिन पापा सो क्यों रहे हैं? उन्होंने तिरंगा क्यों ओढ़ रखा है? रतन मौसा तो बता रहे थे कि ट्रक के भीतर भगवान है, तो क्या पापा भगवान हो गए हैं? तमाम प्रश्न उसके दिमाग को मथने लगे। उससे रहा नहीं गया। वह रतन मौसा की गोद से उतरा, तीर की तरह नीचे भागा।
आंगन में काफी भीड़ थी। भीड़ को चीर वह बहुत मुश्किल से लॉन तक पहुंच पाया। वहां अब तक लंबी पंक्ति बन चुकी थी। लोग बारी बारी से उसके पापा के पैरों तक जाते और अपने हाथों में पकड़ी माला उन्हें समर्पित करते, उनके पैर पर शीश नवाते, फिर फौजी ढंग से सलाम करके आगे बढ़ जाते। सफेद खादी पहने नेता, वर्दीदार सेना के अधिकारी, सूट बूट पहने बड़े आदमी और साधारण नागरिक सभी उस पंक्ति में खड़े हुए थे। मोहित कुछ पलों तक कौतूहल पूर्वक वहाँ खड़ा इंतजार करता रहा कि शायद पापा उठकर उसे अपनी गोद में बिठा लें, किंतु जब पापा नहीं उठे तो उससे रहा नहीं गया। वह दौड़कर उनके करीब पहुंचा और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, पापा उठिए, मेरे साथ खेलिए। पापा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की तो वो उनके चेहरे को छुड़ाते हुए बोला, पापा मैं मोहित हूँ, आपका मोहित। आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? क्या आप मुझसे नाराज हैं? पापा को चुप देख उसका धैर्य समाप्त होता जा रहा था। वह भय स्वर में बोला, पापा उठिए, मुझसे बातें करिए। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं राजा बेटा बन जाऊंगा। मम्मी को कभी तंग नहीं करूंगा। समय से दूध पी लिया करूंगा और खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। प्लीज आप बस एक बार मुझसे बात कर लीजिए। सभी कर्तव्य विमूढ़ से हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस नन्हे बच्चे को कैसे समझाएं। तभी हेमंत चाचा को कर्तव्य बोध हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर मोहित को गोद में उठा लिया। बेटा, तुम्हारे पापा हम सबसे बहुत दूर चले गए हैं। वो अब हम लोगों से कभी बात नहीं कर पाएंगे। झूठ बोल रहे हैं आप, मोहित चीख पड़ा। मेरे पापा काल गिल गए थे। मुझसे फोन पर कह रहे थे कि वो अपनी गन से ढेर सारे दुश्मनों को मार गिराएंगे और मेरे लिए ढेर सारे मेडल जीतकर लाएंगे। मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। वो मेरे लिए ढेर सारे मेडल जरूर जीतकर लाए होंगे। वो सो रहे हैं, उठाइए उन्हें। बेटा, तुम्हारे पापा ने झूठ नहीं कहा था। उन्होंने अकेले ही 20 दुश्मनों को मार गिराया था। उनकी वीरता की वजह से ही हमारे देश को एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त हुई है। पूरे देश को उनके ऊपर गर्व है। उन्हें ढेर सारे मेडल भी मिलेंगे। लेकिन हेमंत चाचा का सिर भर्रा उठा। वो चाहकर भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। लेकिन क्या? मोहित का स्वर गंभीर हो गया। वो अब कुछ सतर्क भी हो गया था। लेकिन भागते हुए दुश्मनों ने उनके सीने में गोली मार दी। हेमंत चाचा फफक पड़े। बात काफी हद तक मोहित की समझ में आने लगी थी। हेमंत चाचा की गोद से उतरकर उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। सिर्फ दादा दादी, मम्मी और रोहित भैया अविचल खड़े थे। उन्होंने अपने ओठ को सी रखा था। उनकी आंखों में एक ज्योति चमक रही थी। सधे कदमों से वह रोहित भैया के पास पहुंचा और उनका हाथ थाम कांपते स्वर में बोला, भैया, क्या हमारे पापा मर गए? रोहित के ओठ एक बार फिर से थरथरा कर रह गए। वह स्वीकृति की मुद्रा में सिर हिलाने जा ही रहा था कि मम्मी ने आगे बढ़ मोहित को अपने गले से लिपटा लिया। ना बेटा, ना, शहीद कभी मरते नहीं। मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। उनकी आत्मा देश के कण कण में बस जाती है। तुम्हारे पापा हमेशा हमारे पास रहेंगे। वो कभी हमसे दूर नहीं जा सकती। हमें उन पर गर्व है। लेकिन फिर सभी लोग रो क्यों रहे हैं? मोहित ने सहमते हुए पूछा। ये रो नहीं रहे हैं, बल्कि अश्रु गंगा से तुम्हारे पापा के चरण कमलों को धो रहे हैं, दादाजी ने समझाया। बड़ों का दर्शन भला उस मासूम की समझ में क्या आता, किंतु वह अपने छोटे से अनुभव से काफी कुछ समझ गया था। अपनी अनुभवों को व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द रूपी यंत्र न थे, अतः मौका देखकर चुपचाप वहां से खिसक लिया। भीड़ को चीरता हुआ वह अपने कमरे में पहुंचा।
उसकी आंखों में वह दृश्य घूम रहा था जब पिछले महीने उसके जन्मदिन पर पापा उसके लिए मिलिट्री वाली ड्रेस लाए थे। उसे पहनकर जब वह उनके सामने आया था तो पापा ने जोरदार सल्यूट मारते हुए कहा था, अरे वाह, मेरा बेटा तो अपने पापा की तरह ही फौजी बनेगा। बड़ा होकर वह भी दुश्मनों को मार भगाएगा। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 12 बज चुके थे। 2 बजे पूर्व राजकीय सम्मान के साथ मेजर भवानी सिंह का अंतिम संस्कार किया जाना था। परिवार के सदस्य एक एक करके उनके अंतिम दर्शन कर रहे थे। रोहित, उसकी मम्मी, दादाजी और दादी जी ने गजब की दृढ़ता का परिचय दिया था। उनकी आंखों से आंसू का एक भी कतरा बाहर नहीं निकला था। वो कायरों की तरह रोकर शहीद की शहादत का अपमान नहीं करना चाहते थे। अरे मोहित कहाँ है? बुलाओ उसे, वह भी अपने पापा के अंतिम दर्शन कर ले। तभी किसी शुभ चिंतक ने कहा। सभी की आंखें मोहित को खोजने लगी किंतु वहाँ नहीं था। अचानक कुछ हलचल सी हुई। सभी ने देखा वीर का बेटा वीरों की तरह मिलिट्री की वर्दी पहने सधे कदमों से बाहर आ रहा था। उसकी चाल में गजब की दृढ़ता थी और चेहरे पर भरपूर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे देखते ही भीड़ काई की तरह फटने लगी। खुले ट्रक के पिछले हिस्से की ओर पहुंचकर जब उसने अपने नन्हे हाथों से पापा को सल्यूट मारकर जय हिंद कहा तो अनेकों सिसकारियां एक साथ गूंज उठी। मेजर भवानी सिंह अमर रहे के जय घोष से एक बार फिर आसमान गूंजने लगा। फूलों से सजा ट्रक अमर शहीद के पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम यात्रा की ओर चल पड़ा। दृष्टि से ओझल हो जाने तक मोहित अमर सेनानी को आखिरी सलामी देने की मुद्रा में खड़ा रहा। उसके बाद मम्मी ने उसे उठाकर अपने कलेजे से लिपटा लिया। मोहित भी पूरी शक्ति से उनसे लिपट गया। दोनों एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। अमर शहीद के जय घोष से आसमान अभी भी गूंज रहा था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।